नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग समझते हैं कंप्यूटर की क्लास को। हम कंप्यूटर की क्लास कर रहे हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने कंप्यूटर का बेसिक टॉपिक, उसकी विशेषता, उसकी कमियां सब समझा था। फिर हम कंप्यूटर को उनके क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का पढ़ रहे थे। तो क्लासिफिकेशन में हमने जनरेशन वाले क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। उसके बाद हमने आकार का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, जैसे माइक्रो, मिनी, है ना, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। आज हम देखेंगे अपनी क्लास में जो कि आपकी, देखिए ये क्लास जो है कंप्यूटर की, ये सिर्फ लेखपाल नहीं, जो लोअर पीसेस का एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोअर पीसेस का पेपर आपने देखा होगा, कल हमने 2019 के लोअर पीसेस का पेपर डिस्कस किया था। वो पेपर में आपने देखा कि डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 ग्राफ आए थे। 3 ग्राफ से 5-5 क्वेश्चन थे, तो 15 क्वेश्चन वो और 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे। तो कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार यूपीट्रिपलएससी आयोग जो है वो लोअर का पेपर कराने चल रही है, तो वो कंप्यूटर जरूर पूछेगी। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप देखते चलिए हमारे साथ। हम क्वेश्चन भी करा रहे हैं पीवाईक्यू में, और उसके साथ में हमारी प्रैक्टिस सेट भी चल रही है। साथ में हम कंप्यूटर की क्लास भी देख रहे हैं। तो आज हम कंप्यूटर की क्लास में कार्य पद्धति के हिसाब से देखेंगे। अगर हम देखें कि वर्किंग क्लासिफिकेशन क्या होगा, तो वर्किंग क्लासिफिकेशन में आप 3 तरह के क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए, एक होता है इसमें आप समझिए, देखिए अगर हम बोलें कि कार्य के अनुसार अगर हम बांटते हैं कंप्यूटर को, तो पहला हो जाता है एनालॉग, दूसरा हो जाता है डिजिटल, और तीसरा हो जाता है हाइब्रिड। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण आ जाए कंप्यूटर का कार्य पद्धति के अनुसार, आधार पर, तो हम उसको तीन भाग में बांटते हैं। पहला होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल, और तीसरा होता है हाइब्रिड। अब चलिए समझते हैं एनालॉग कंप्यूटर कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, उनकी विशेषता क्या क्या होती है। देखिए, भौतिक मात्राएं, जैसे कि अगर आप देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, तो दाब, लंबाई, तापमान, ये सब मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता है। गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर पे काम करता है। भूकंप सूचक यंत्र और थर्मामीटर, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आप देखिए, भौतिक मात्राओं को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये स्पीडोमीटर है, और ये आप देखेंगे तो ये थर्मामीटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर का काम ये हो गया, ठीक है। अब डिजिटल कंप्यूटर, अगर आप डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं, तो ये बाइनरी लैंग्वेज पे बेस होता है, बाइनरी लैंग्वेज पे। और बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ये कंप्यूटर है जिनका उपयोग हम सामान्य करते हैं। देखिए, जो आपके लैपटॉप है, जो डेस्कटॉप है ना, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, वो किस पे काम करता है, वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। बाइनरी सिस्टम का मतलब 0 और 1 पे, तो इसीलिए हम इसको डिजिटल कहते हैं। जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, डिजिटल घड़ी। अब आप जो स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, वो भी स्मार्ट वॉच, ये किस में आ जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा बाइक का डिजिटल मीटर। अब आप देखते होंगे जो नई बाइक आती है उन पे मीटर डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी। अब अगर आप देखेंगे तो तीसरा होता है हाइब्रिड। अब देखिए, हाइब्रिड का मतलब होता है मिला जुला। तो जब 2 चीजों को मिला दिया गया, या 3 चीजों या 4 चीजों को, तो वो हाइब्रिड हो गया। तो अगर हम एनालॉग कंप्यूटर को उठाएं और डिजिटल कंप्यूटर को उठाएं, दोनों को मिला दें, तो वो जो मिला वर्जन होगा वो कहलाएगा डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हो गया, एनालॉग को ले आए और डिजिटल को ले आए। जैसे आप देखिए कि हमें पेट्रोल पंप पे जो सिस्टम दिखता है जिससे पेट्रोल भरा जाता है, जो मशीन रहती है, वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण होती है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपने तेल भराया, तो तेल भरता है तो वो मात्रा के माध्यम से भरता है कि 5 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, ठीक है। पर आप बोलते हैं तो वो डालता किस फॉर्म में है कि 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। तो हम डेटा डिजिटल फॉर्म में देते हैं, और जो उसका रिजल्ट है वो हमें मात्रा के फॉर्म में मिलता है। तो ये एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर होता है। अब आप देखेंगे जो ईसीजी मशीन होती है, तो ईसीजी मशीन भी हाइब्रिड मशीन होती है, ठीक है। डायलिसिस मशीन होती है, ये भी हाइब्रिड होती है। क्यों? क्योंकि हम डेटा डिजिटल फॉर्म में देते हैं और वर्किंग हो रही है मात्रा के फॉर्म में, जिसमें हम ताप, दाब और क्या कहते हैं प्रेशर, इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, ठीक है।
जैसे कि ऊपर प्राइस डालना, वैल्यू डालना, तो आप ये सब डिजिटल फॉर्म में देखते हैं। अब हम एक और बेसिस पे देख सकते हैं, बेस्ड ऑन पर्पस। जैसे पर्पस अगर देखें कि क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से, तो हम जनरल पर्पस यूज कर रहे हैं कि स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कौन से हो गए, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जो हम ऑफिस में यूज कर लेते हैं, वो कंप्यूटर वो जनरल है। पर अगर आप देखेंगे तो कोई म्यूजिक स्टूडियो है, बड़े बड़े म्यूजिक स्टूडियो होते हैं, तो उनका एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बना होता है। वो कंप्यूटर जो होते हैं वो स्पेशली म्यूजिक के फील्ड में काम करने के लिए होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अंतरिक्ष विज्ञान में कुछ स्पेशल पर्पस होती है, तो उसके लिए हम एक कंप्यूटर क्रिएट करते हैं जिसमें वो स्पेशल प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये तो हमारे उपयोग के। अब आप देख लीजिए पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, PDP-1 1960। ये फैक्ट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिए गए हैं और इनको आप ऐसे ही तैयार कर लीजिए। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, IBM 360। फिर आप देखेंगे सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, सिमोर क्रे को। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमने इसमें भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक भी बताया था, तो वो क्वेश्चन, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे। पहला सुपर कंप्यूटर CDC 66600 1964 और एक है क्रे-1 1976। तो ये दोनों क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप ये नाम याद रखिएगा। मेन फ्रेम के जनक कौन थे, तो वो जीन अम्दाहल, ठीक है, ये आपको नाम याद करना है। फिर लैपटॉप के जनक कौन से थे, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एडम ओसबॉर्न, तो ये नाम भी पूछा जाता है कि एडम ओसबॉर्न का संबंध किससे है, तो उनको लैपटॉप के जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर के जनक आप बताइए, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किन्हें माना जाता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आ जाएंगे कंप्यूटर की कार्य पद्धति, जैसे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस है, ये पूरा सिस्टम समझते हैं, ठीक है। अब हम CPU, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपसे कभी बोला जाए कि कंप्यूटर क्या है, तो आपके माइंड में एक इमेज बनती है, ठीक है। वो इमेज कैसी है, एक मॉनिटर है, एक CPU है, एक कीबोर्ड है, ठीक है, ये मेन होते हैं। इसके साथ में माउस भी होता है, इसके साथ में स्पीकर भी होता है, इसके साथ में माइक भी होता है। तो ये सारे जो इमेज आपके माइंड में बनते हैं, ये इमेज कैसे हैं, तो जो जो आपको दिखता है वो हार्डवेयर हो जाता है, जो नहीं दिखता है वो सॉफ्टवेयर हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हार्डवेयर जिसे हम कंप्यूटर का शरीर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है, और ह्यूमन वेयर जो है वो यूजर है, उपयोगकर्ता। तो आप देख सकते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल, ठीक है। जैसे टेंजिबल वो चीजें होती है जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, तो आप हार्डवेयर को छू सकते हैं। जैसे इस वक्त मान लीजिए हमने ये स्क्रीन को टच कर लिया, तो ये हार्डवेयर है, ठीक है। मॉनिटर टच हो जाएगा तो हार्डवेयर है, CPU टच हो जाएगा तो हार्डवेयर है, माउस को टच करके काम करते हैं तो हार्डवेयर है, ठीक है। तो जो टच हो सकते हैं वो हार्डवेयर हैं, ठीक है। और इसको हम फिजिकल फॉर्म में भी देख रहे हैं। फिर आप बात करिए सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर है जैसे मनुष्य को छुआ जा सकता है पर मनुष्य की आत्मा को नहीं, तो ऐसे ही हमने सॉफ्टवेयर को जो कंप्यूटर की आत्मा बताया है, तो वो कैसा है, वो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब हम उसे छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर इसके बिना मृत है। देखिए हार्डवेयर पर कुछ भी आपको रन करना है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर पे कोई भी काम नहीं हो सकता। आपके पास सारी हार्डवेयर डिवाइस है पर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो बेकार है, ठीक है। तो इसका मतलब कि किसी भी हार्डवेयर सिस्टम को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। फिर हम ह्यूमन वेयर की क्या बात करते हैं। देखिए जो ह्यूमन वेयर है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक है। देखिए इसमें ह्यूमन वेयर का मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो उस कंप्यूटर को चलाएगा, कंप्यूटर अपने आप तो काम नहीं करेगा, ठीक है। आप यूजर होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो उस बेसिस पे कंप्यूटर काम करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं CPU की, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है कि कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है जिसे हम उसका ब्रेन कहते हैं या हार्ट कहते हैं, तो हम बताएंगे उसका आंसर हो जाएगा CPU। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के भी थोड़े से इजी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी गलत होने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए इसका कार्य क्या है, सभी बाहरी उपकरणों को जोड़ना और नियंत्रण करना, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, ये सब इसके अन्य नाम होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आविष्कार किसने किया, तो इसको टेड हॉफ, ठीक है, मार्शियन ई हॉफ इनका नाम है। ऐसे ही आ जाता है कि CPU का आविष्कार किसने किया, तो आंसर रहता है टेड हॉफ। तो ये ध्यान रखिएगा। और इनकी गति किस में होती है, गति की इकाई हर्ट्ज में होती है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है।
जैसे हम फ्रीक्वेंसी के लिए भी हर्ट्स का यूज करते हैं, यहाँ पर जो स्पीड है उसकी बेसिक इकाई जो होती है वो हर्ट्स होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सीपीयू का इंटरनल पार्ट अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर में 3 चीजें होती हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेस, ठीक है, और एक होता है आउटपुट। ठीक, तो अगर हम प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो जो हमारा सीपीयू है वो प्रोसेसिंग में आता है, वो प्रोसेस करता है। जो भी डेटा आपने इनपुट के फॉर्म में दिया है वो पहले जाकर सीपीयू में प्रोसेस होगा। जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हमें उसका एक रिजल्ट मिलेगा, उसी रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं। तो अब देखिए सीपीयू में क्या क्या होता है, एक कंट्रोल यूनिट होती है जिसे हम उसका नर्वस सिस्टम कहते हैं, एक एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो मैथमेटिकल फंक्शंस और लॉजिकल फंक्शंस करता है, जैसे कि एंड और, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी चीजें। फिर एक मेमोरी यूनिट होती है जो स्टोरेज है, रजिस्टर्स हैं, ठीक है, ये मेमोरी यूनिट है। तो ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। अगर आप देखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सीपीयू है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के पार्ट्स। कभी कभार इनके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ये आपको तीनों तैयार करने हैं, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, उसके बाद इनकी वर्किंग, इन तीनों की वर्किंग, ठीक, ये चीज है। अब एएलयू क्या कर रहा है, जो अर्थमेटिक और लॉजिकल जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो करता है। कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। मेमोरी यूनिट क्या करेगा, जैसे आप मेमोरी समझ रहे हैं, मेमोरी यूनिट जो होती है वो स्टोरेज का काम करती है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेमोरी यूनिट की बात करते हैं थोड़ा सा, रजिस्टर का वर्गीकरण, सीपीयू की सबसे तेज मेमोरी होती है, तो हम इसको देखेंगे मेमोरी यूनिट में क्या क्या होता है। देखिए एक होता है एक्यूमुलेटर, तो जो एक्यूमुलेटर होता है वो एएलयू के जो परिणाम है उनको स्टोर करता है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आता है कि जो एएलयू के रिजल्ट होते हैं उनको कहाँ स्टोर किया जाता है, तो वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। फिर आप देखेंगे प्रोग्राम काउंटर होते हैं, अगले निर्देश को ट्रैक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बना दिया, उसमें स्टेप बाय स्टेप काम होना है, तो जो अगला स्टेप है उसको ट्रैक करने का काम कौन कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर का। इन सब पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप ये क्या है फुल फॉर्म और इसकी वर्किंग ये समझ लीजिए। फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये क्या काम करता है, मेमोरी लोकेशन को होल्ड करता है, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर एमडीआर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने का काम करता है। स्टोरेज हो रहा है, पर देखिए अगर एक्यूमुलेटर पूछ लेगा तो वहां पे एएलयू का जो रिजल्ट है उसको एक्यूमुलेट करके रखा जाता है, स्टोर करके। अगर पीसी पूछ लेगा, प्रोग्राम काउंटर, तो प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा है, जो अगला इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करने का, उसको ट्रैक करने का काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम मान लीजिए 15 स्टेप का है, तो पहला स्टेप हो रहा है तो दूसरे को ट्रैक करेगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को, ऐसे वो 15 तक ट्रैक करता चला जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। अब देखिए फिर हम आते हैं इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग रजिस्टर में क्या क्या होता है, CIR, ये है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, ठीक है, ये आप देखेंगे, ये हाल ही में प्राप्त निर्देशों को स्टोर करता है जो निष्पादित होने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए करंट से याद रखिए, करंट का मतलब तुरंत, तो जो तुरंत इंस्ट्रक्शंस फॉलो होने हैं उनको उनको क्या कहते हैं, स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, CIR, तो ये है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम आते हैं IBR में, जो है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। अब बफर का मतलब क्या है कि उन निर्देशों को रोकता है जिन्हें तुरंत निष्पादित नहीं किया जाना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है, तो जो तुरंत निष्पादित करना है पहला इंस्ट्रक्शन वो जाकर स्टोर होगा CIR में, और उसके बाद जो बाकी के हैं वो स्टोर हो जाएंगे IBR में। तो जब हम अगले पे पहुंचेंगे तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन यहाँ शिफ्ट होते जाएंगे। तो ये चीजें हैं कि करंट का इंस्ट्रक्शन यहाँ स्टोर हो गया, बफर इंस्ट्रक्शंस यहाँ स्टोर हैं, जब इनकी जरूरत होगी तो ये यूज हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, करंट का मतलब तुरंत के इंस्ट्रक्शंस, ऐसे याद कर लीजिए। फिर ये है बफर रजिस्टर्स, तो जो बफर होता है वो क्या होता है, वो हम सेव करके वैल्यू वो रख देते हैं कि रखा हुआ है, जब यहाँ कमी पड़ेगी तो बफर में से हम वो चीजें ले लेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही याद कर लीजिए इसको। फिर आप देखिए प्रोसेसर,
का विकास और कोर्स। देखिए जो कोर होते हैं वो भी, जैसे हमने सीपीयू पढ़ा, ठीक है, सीपीयू की भी जो बेसिक यूनिट होती है वो कोर होती है, तो आपको ध्यान देना है, ये चीज याद रखिएगा। प्रोसेसर सबसे पहले स्मॉल, मीडियम, फिर लार्ज स्केल हुए, उसके बाद वेरी लार्ज स्केल हुए। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ वन ट्रांजिस्टर से स्टार्ट होकर हम लगभग 24-25 हजार ट्रांजिस्टर तक पहुंच गए लार्ज स्केल में। फिर यहाँ पर हम 1 मिलियन ट्रांजिस्टर तक पहुंच गए, और 1 मिलियन प्लस ट्रांजिस्टर हम अल्ट्रा लार्ज स्केल में आ गए, जहां पर हम एआई का यूज करते हैं। तो ये 5th जनरेशन है, ठीक है, 1 2 3 तीन जनरेशन इसी में आ गई। फिर 4th यहाँ पे है VLSI और ULSI। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सिंगल कोर होते हैं। फिर आप क्वाड कोर देखेंगे, तो क्वाड कोर मतलब कि इसमें 4 कोर है, फिर ये मल्टीटास्किंग। और आप सिंगल कोर देखिए, फिर डुअल कोर में 2 कोर होंगे, क्वाड कोर में 4, हेक्सा कोर में 6, ऑक्टा कोर में 8 और डेका कोर में 10। ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। कोर जो है, ये क्वेश्चन आता है कि सीपीयू की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो वो कोर होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। जितने ज्यादा कोर होंगे उतनी स्पीड तेज होगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हम कोर क्यों बढ़ा रहे हैं। देखिए कोई भी काम अगर कोई करता है तो उसका कोई लॉजिक होता है ना। तो लॉजिक क्या है कि कोर की वैल्यू बढ़ाना, ट्रांजिस्टर की वैल्यू बढ़ाना, जैसे 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 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिवाइस छोटी होती चली गई। आपने वैक्यूम ट्यूब देखा था, उसमें कंप्यूटर पूरे कमरे में फैला हुआ था। फिर हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर में आ गए, तो वो स्मॉल ही होता जा रहा है, स्लिम होता जा रहा है, पतले पतले लैपटॉप बन रहे हैं। अब लैपटॉप भी इतने स्मॉल और स्लिम बनने लगे हैं कि वो पूरे क्या कहते हैं, अब पाम टॉप आप देख रहे हैं, हाथ में ही लैपटॉप आ गया। मोबाइल आप देख रहे हैं और स्लिम होता चला गया। सबसे पहला मोबाइल जो हुआ करता था नोकिया का, वो इतना मोटा हुआ करता था, उसमें स्क्रीन भी छोटी सी होती थी। तो ऐसे ही होता है। तो हम कोर से, सिंगल कोर से क्वाड कोर पे पहुंच रहे हैं, फिर हम हेक्सा कोर पे पहुंच रहे हैं, डेका कोर पे पहुंच रहे हैं। उसका रीजन है कि हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। जितना इस डिवाइस छोटी होती जाए, स्पीड ज्यादा होती जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करे, ये सारी चीजें एडवांसमेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड जो होता है वो किसी भी, जैसे आप मोबाइल भी देखते हैं, मान लीजिए कभी मोबाइल बनने गया, आप शॉप पे देखिए, तो जब उसको खोलते हैं तो उसमें एक बड़ी सी चिप होती है। वो चिप क्या है, मदरबोर्ड है। उसमें ही सारे सारे जो सिस्टम्स हैं उसके सब लगे होते हैं, मेन बोर्ड बोलते हैं। देखिए एक बार पूछा है एग्जाम में मोबो, तो ये मेन बोर्ड हो गया, ठीक है, इसी को हम मदरबोर्ड कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जोड़ने का काम मदरबोर्ड पे किया जाता है, बेस बोर्ड भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप ये जो इमेज देख रहे हैं, ये मदरबोर्ड की इमेज है। यहाँ पे जो स्लॉट्स बने हैं, ये मेमोरी स्लॉट्स हैं, यहाँ पे रैम लगा दिया जाता है। ये आप जो एरिया देख रहे हैं, ये चिप कनेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर चिप लगाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये वाले एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पोर्ट्स हैं। जैसे आप देखते हैं ना, इसमें जो रेड कलर की डिवाइस हुआ करती थी जिसको हम स्पीकर के लिए यूज करते थे, अब तो स्पीकर ब्लूटूथ होने लगे हैं, तो ये नहीं काम करता। पर यूएसबी पोर्ट बने होते हैं ना, यूएसबी पोर्ट्स जो बने होते हैं, फिर चार्जिंग पोर्ट बने होते हैं, तो ये सॉकेट्स होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर पोर्ट क्लस्टर हो गया, है ना। फिर आपने देखा चिप कनेक्टिंग पॉइंट हो गया, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये मदरबोर्ड है, इसको पता होना चाहिए। देखिए ये बहुत बेसिक है, पर कभी कभार क्या होता है, हम बेसिक कंप्यूटर तो पढ़ लेते हैं पर मदरबोर्ड, ठीक है, ये सारी टॉपिक छूट जाते हैं। तो आप इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर स्क्रीन पे लिखे हैं, बस इतने ही पॉइंट आपको इस टॉपिक के तैयार करने हैं। ये क्लास थोड़ी सी टेक्निकल हो सकती है, तो आप इसको 3-4 बार देखिएगा, कई बार रिवाइज करेंगे तो फिर जो टर्म्स हैं उनसे फेमिलियर हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे उनके अंदर की लॉजिक समझ में आने लगेगी। यहाँ पर इमेज और बाकी चीजें सिर्फ इसलिए ली जा रही हैं क्योंकि इमेज से जो भी टॉपिक होता है उसको पढ़ना आसान होता है। अब ये इमेज आपको अगर ध्यान रहेगी कि मदरबोर्ड है, तो आप समझ जाएंगे कि रैम मेमोरी के लिए स्लॉट कहाँ पर होता है, फिर चिप कनेक्टर होता है, यूएसबी पोर्ट्स लगे होते हैं, ठीक। अब ये मदरबोर्ड, जब लैपटॉप का जो कीबोर्ड का सेक्शन होता है उसको जब ओपन किया जाता है तो नीचे ये मदरबोर्ड दिखती है, ठीक। अब आप देखिए हम आ गए अपने अगले टॉपिक पे, इनपुट डिवाइस। देखिए हार्डवेयर को अगर आप हार्डवेयर को देखेंगे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हमने 2 बात करी थी ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर। तो जब आप इसमें बात करेंगे तो हार्डवेयर में 2 तरह की डिवाइसेस होती हैं। एक डिवाइस होती है इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 तरह की डिवाइस दिखेगी। एक हो गई इनपुट, जिसको हम लिखते हैं आईपी, ठीक है, और एक हो गई आउटपुट, जिसको हम लिखते हैं ओपी। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो आज हम समझेंगे
कि जो इनपुट डिवाइस होती है वो क्या होती है, इनकी बारे में देखिए। जैसे कि अगर आपके पास इनपुट डिवाइस नहीं है तो आप कंप्यूटर को कभी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। इंस्ट्रक्शन देने के लिए इनपुट डिवाइस का होना कंपलसरी है। तो ये हमने देख लिया। देखिए, वे उपकरण जो संकेत, सिग्नल और डेटा को सीपीयू तक भेजते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि टाइपिंग के लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं, पॉइंटिंग के लिए हम माउस यूज करते हैं या फिर जॉयस्टिक यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद स्कैनर होते हैं जो क्या करते हैं, जो पेपर को स्कैन करते हैं। जैसे हम को कोई पीडीएफ स्कैन करवाना है तो हम स्कैनर में स्कैन करते हैं, फिर जो स्कैन हो जाता है उस डेटा को उठाकर कंप्यूटर में भेज देते हैं। फिर उसको वहां पर हम जो क्या कहते हैं स्क्रीन होती है उस पर देख सकते हैं। हमें बुक लेने की जरूरत नहीं है, हमने बुक को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डाल लिया, अब हम कंप्यूटर में इसको पढ़ सकते हैं। तो स्कैनर क्या कर रहा है, इनपुट दे रहा है। जो बुक थी वो उसकी जो भी इमेज थी वो सारी हमारे कंप्यूटर में चली गई, तो अब हमें वो इनपुट, स्कैनर इनपुट की तरह काम करता है, पर प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि जो भी स्क्रीन पे पीडीएफ्स होते हैं या इमेज होती है उसको हम प्रिंटर से बाहर निकालते हैं, तो वो आउटपुट है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ऑडियो वीडियो, जो आपने वेबकैम देखा, तो वेबकैम क्या है, इनपुट डिवाइस है। वेबकैम कनेक्ट करा तो आप उसमें देख सकते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस हो गई। और ऑडियो, जैसे कि मैंने माइक यूज किया, ये माइक क्या है, ये आपका इनपुट डिवाइस है, यहाँ से वॉइस जा रही है। अब जैसे यहाँ से वॉइस बोली गई वो आपको सुनाई दे रही है, तो इनपुट डिवाइस हो गई, ठीक। अगर आपने स्पीकर लगा दिया तो स्पीकर में आपको आवाज सुनाई दे रही है, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गई, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की। अगर आप कीबोर्ड की बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होती हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा भी कई टाइप के कीबोर्ड होते हैं। कुछ कंस्ट्रक्ट मतलब कुछ हम कस्टमाइज कीबोर्ड भी ले सकते हैं, जिसमें जो पेस्ट होता है, जो कट होता है, जो कॉपी होता है, उसकी अलग से कीज होती हैं। बहुत से ऐसे कीबोर्ड होते हैं जिसमें न्यूमेरिक, ये जो न्यूमेरिक सेक्शन है ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नहीं आते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें 104 कीज होती हैं, ये आप एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब आप देखेंगे स्टैंडर्ड की 104, इसका आविष्कार किसने किया था, तो क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। ये नाम आप याद रखिएगा। कीबोर्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, ठीक है। ये नाम आपको पता होना चाहिए। अब लेआउट क्या है, सबसे प्राचीन, इसको हम क्वार्टी बोलते हैं, ठीक है। QWERTY, ये पहले यूज होता था, अब चीजें बदल गई हैं। अब इनका काम क्या है, इनका काम है इंस्ट्रक्शंस देना और कमांड देना और अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली वैल्यूज देना। तो ये हम कीबोर्ड से करते हैं, ठीक। अगर कीबोर्ड कुंजियों का वर्गीकरण करेंगे तो देखिए यहाँ पर F1, F2, F3 ऐसे करके जो वैल्यूज होती हैं इसको हम फंक्शनल की कहते हैं। ये टोटल F12 तक जाती हैं, तो ये फंक्शन की हो गई। ये न्यूमेरिक कीबोर्ड हो गए जिसमें 17 की होती है, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, इसको हम नेविगेशन की बोलते हैं। ये नेविगेशन है, इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो नेविगेट करना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना, डाउन जाना, इसको हम नेविगेशन की कहते हैं, ठीक। और आप इस वाले सेक्शन में आ जाएंगे तो ये वाला जो सेक्शन है ये अल्फाबेटिकली की हो गए, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें हमने ये चीज समझ ली। ये कभी कभार पूछ लेता है कि फंक्शनल की कौन सी होती है, नेविगेशन की कितनी होती है, तो ये वैल्यू भी याद कर लीजिएगा। जो फंक्शनल की होती है टोटल 12 होती हैं, ये वाली बात हो गई। फिर अगर आप नेविगेशन देखेंगे तो ये 4 की होते हैं जिसमें हम देखते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल कीज ये 17 होती हैं, कैलकुलेटर जैसे, ठीक, ये सब चीजें हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो एक हम बोलते हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर की कौन सी होती है, कर्ट, शिफ्ट और अल्ट। तो इसको आप बोल सकते हैं कंट्रोल, शिफ्ट और ALT, अल्ट ये होता है। तो इसको हम संयोजक कीज बोलते हैं, अकेले काम नहीं करती। अगर आप कंट्रोल सिर्फ दबाएंगे तो उससे कुछ भी नहीं होता कंप्यूटर में। अगर आप कंट्रोल के साथ में C दबाते हैं तो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल के साथ में S दबाते हैं तो सेव हो जाता है डॉक्यूमेंट, कंट्रोल के साथ में X दबाते हैं तो कट हो जाता है, कंट्रोल के साथ में V दबाते हैं तो पेस्ट हो जाता है। ये भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो संयोजक की है, संयोजन का मतलब क्या हुआ कि मिलना, तो मिलेगा जब तक ये किसी से नहीं तब तक इसकी कोई वर्किंग नहीं है, एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर टॉगल की,
टॉगल की कैसी होती है, जैसे कैप्स लॉक, न्यूमेरिक लॉक। अगर आपने न्यूमेरिक लॉक ऑन कर दिया, ऑन एंड ऑफ पे काम करती है। अगर न्यूमेरिक लॉक ऑफ है तो आप न्यूमेरिकल कीज जो है उनको टच करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अगर वो ऑन है तो काम करेगा। ऐसे कैप्स लॉक ऑन कर दिया तो क्या होगा, सारी ही जो अल्फाबेटिकल वैल्यूज है वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगी, और उसको ऑफ कर दिया तो वो नॉर्मल स्मॉल लेटर में, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये ऑन एंड ऑफ के सिस्टम पे काम करती है टॉगल कीज, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर एक एडिटिंग कीज होती है, जैसे कि बैक स्पेस और डिलीट स्पेस बार। ठीक, इसको हम यूज करते हैं बाएं मिटाने के लिए, डिलीट को दाएं राइट मिटाने के लिए, और स्पेस की सबसे लंबा बटन होता है। पूछता है कि कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, तो वो स्पेस की होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंटर डिवाइस। पॉइंटर डिवाइस में हमने माउस की बात कर ली। ये क्या करते हैं, माउस में अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट, ये राइट, और ये एक स्क्रॉल होता है, कर्सर स्क्रॉल होता है। इससे आप ऊपर नीचे जा सकते हैं स्क्रीन में, और लेफ्ट और राइट से आप क्या कहते हैं बाकी फंक्शन कर सकते हैं। फिर आप ये ट्रैक बॉल देखेंगे, और ये जॉयस्टिक। तो जो जॉयस्टिक होती है इसका प्रयोग होता है गेम खेलने में। ठीक है, इस तरह से ये इसका कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसको पकड़कर हम आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं। तो ये हम गेमिंग के लिए यूज करते हैं। एक ये लाइट पेन होती है, जिसको हम डिजिटल आर्ट के लिए यूज करते हैं। ये पैड होता है, इस पर हम इस पेन से जो भी आर्ट क्रिएट करते हैं वो हमारी स्क्रीन पे दिखता है। ठीक है, ये सब जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, जो बनाते हैं इमेजेस, वो यूज करते हैं इसको। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस हो गई आपकी। इसके बाद आप देखेंगे तो एक होता है स्कैनिंग और रीडिंग डिवाइस। अब ये बारकोड है, इसको स्कैन करने के लिए हम स्कैनर यूज करते हैं। देखिए बारकोड स्कैनर आपने देखा होगा, जब आप जाते हैं कोई भी शॉपिंग करने मॉल में, तो वहां पर एक डिवाइस होती है जिससे उस पर जो भी प्राइस टैग होता है उसके ऊपर ये बारकोड ऐसे बने होते हैं, इसको वो स्कैन करते हैं। तो ये स्कैनर का काम करते हैं। ठीक, फिर आप देखेंगे जैसे कि शॉपिंग करी, कोई बिलिंग करी, स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी। और अब ये हमने, ये बारकोड स्कैनर है, बारकोड स्कैनर। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, या इसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम सिर्फ स्कैनर की बात करते हैं। तो जब आप स्कैनर की बात करेंगे तो वो हमने देखा है पेपर स्कैनर होता है, या मान लीजिए जैसे आधार कार्ड है तो उसकी हमें फोटोकॉपी चाहिए, या आधार कार्ड को स्कैन करके हमें उसको अपने लैपटॉप में सेव करके रखना, तो हम स्कैनर का यूज करते हैं। ठीक है, वो एक डिवाइस होती है, जिसको खोला उसमें अपना डॉक्यूमेंट रखा, एक ग्रीन सी लाइट होती है, वो ऊपर से नीचे तक जाती है, पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है, और वो डॉक्यूमेंट आपको आपके मॉनिटर पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे विजुअल होने लगता है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर एक होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसको बोलते हैं MICR। ये मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ठीक है, बैंकों में चेक क्लियरिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, और जो OMR शीट होती है उसके आंसर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब OMR शीट को हमने डाला है MICR में, तो वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, तो वो जहां जहां पर इंक होगा तो वो ऑप्शन को रीड करता चला जाएगा। ठीक है, तो वो चीज इंक की वजह से होती है। ये चीज हम जो बैंक में चेक क्लियरेंस होता है उसमें भी होता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। हार्डवेयर में हमें इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस पढ़नी है, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो अभी हमने बेसिक समझ लिया है कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब इनकी डिटेलिंग हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इन सारी क्लासेस को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये टर्म्स थोड़े से टफ होते हैं और आपके रोज के यूज में नहीं होते हैं, तो आपको कंफ्यूजन होगी। बार बार पढ़ेंगे या इमेज देखेंगे तो आपके माइंड में रहेगा। अब जब कभी भी आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको पता होगा बारकोड क्या कर रहा है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है कि नहीं, कि आप जैसे बारकोड से क्या किया, उन्होंने स्कैन किया, डायरेक्ट जो भी कपड़ा या जो भी सामान आपने परचेज किया उसकी पूरी डिटेलिंग उनके कंप्यूटर पे खुल के आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि जो भी तैयारी है आपकी, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, लोअर की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, UPSSC का कोई भी एग्जाम है, उसमें आपको कंप्यूटर मिलता ही है। तो आप यहाँ से पढ़ें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, PYQs भी पूरे सॉल्व कराएंगे। तो वो सारी क्लासेस आप देखें, और कोई भी आपके प्रश्न है या कोई भी सजेशन है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।